काशी तमिल संगम का आयोजन आज हुआ और तमिल काशी की संस्कृति की झलक उत्तर से दक्षिण का ये संगम। काशी तमिल संगम दो संस्कृतियों का अद्भुत मिलन है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा। उस पर हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि ग्लोबल समिट को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। दरअसल अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद यूके जाएंगे। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी आप जो हैं, यानी यहाँ पे आप कुल मिला के ये समझिए कि कई अधिकारियों को भी जिम्मेदारी ये दी गई है कि वो भी विदेशों में जाके निवेशकों को और निवेश को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाया जाए, मंत्रियों के साथ इस भूमिका में अहम रोल अदा करेंगे। उसमें कई अधिकारियों के नाम हैं, तो मनोज सिंह, नवनीत सहगल, मुकेश कुमार 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मॉरिशस और कई दूसरे शहरों में वो जाएंगे। तो विदेश दौरे पे यूपी ब्यूरोक्रेसी की जो टीमें हैं वो भी निकलेंगी और विदेशों में जाके सीनियर आईएएस उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने का निमंत्रण देंगे। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी यूके और यूएसए जाएंगे, जबकि प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी यूके और यूएसए जाएंगे। उनके अलावा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी नरेंद्र भूषण, मुकेश कुमार और कई ऐसे नाम हैं। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग देशों की जिम्मेदारियां दी गई हैं और वहां पे वो कैसे जो निवेशक हैं उनको उत्तर प्रदेश की खूबियां बता के आकर्षित उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर करना है, ये जिम्मेदारी होगी। चूंकि योगी कैबिनेट के कई मंत्री और मुख्यमंत्री खुद भी इसी तरह की एक प्लानिंग कर रहे हैं और कई देशों के दौरे पे अलग अलग मंत्री भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे और अब उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी ये जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और आज काशी में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका शुभारंभ किया। उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल संगम का यहां पे शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यह समारोह 1 महीने तक चलेगा। मुख्य आयोजन जो है वो बीएचयू के मैदान में है और इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। को आगे बढ़ा रहा है। தமிழகத்தின் திருமணங்களிலே காசி யாத்திரை என்று ஒரு நிகழ்ச்சி உண்டு. தன்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கும் முன்னர் திருமணத்தின் மணமகன் காசி யாத்திரை செல்வதாக அங்கே ஒரு வழக்கம் உண்டு. இவ்வாறு காசிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையே ஒரு நீண்ட பந்தம் நெடுங்காலமாக இருந்து வருகிறது. साथियों, काशी के निर्माण में, काशी के विकास में भी तमिलनाडु ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। तमिलनाडु में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बीएचयू के पूर्व कुलपति थे। उनके योगदान को आज भी बीएचयू याद करता है। श्री राजेश्वर शास्त्री जैसे तमिल मूल के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान काशी में रहे। उन्होंने रामघाट पर सांगवेद विद्यालय की स्थापना की। ऐसे ही पट्टाभिराम शास्त्री जी, जो कि हनुमान घाट में रहते थे, उन्हें भी काशी के लोग याद करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जीवंत कर रहा है। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से छात्र, शिक्षक, शिल्पकार, साहित्यकार सहित अध्यात्म, उद्योग जगत, विरासत, नवाचार, व्यवसाय, देवालय व्यवस्था, ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा संस्कृति जगत से जुड़े 12 समूह काशी का भ्रमण करेंगे और विषय विशेषज्ञों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा प्रयागराज व अयोध्या भी जाएंगे। भगवान श्री राम द्वारा श्री रामेश्वरम में स्थापित पवित्र ज्योतिर्लिंग और काशी में विराजमान भगवान आदि विशेश्वर पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हैं। यह ज्योतिर्लिंग काशी और तमिलनाडु के संबंधों के केंद्र बिंदु भी हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम है।
काशी तमिल संगमम जो 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा और तमिल डेलीगेट्स काशी का दौरा करेंगे। डेलीगेट्स में 2500 लोग शामिल होंगे। तो तमिलनाडु के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन यहां पे करेंगे और काशी में मिनी तमिलनाडु का एहसास यहां पे होगा। और बरसों पुराना है काशी और तमिलनाडु का नाता। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कार्यक्रम की थीम है। और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मंच पर भावुक हो गए और उनकी भावुकता जो थी वो मंच पर ही दिखाई देने लगी। उनकी आंखें नम हो गई। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी के बिना चुनाव लड़ना कठिन है। यह चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। उन्होंने जनता से डिंपल यादव को भारी वोटों से जीत दिलाने की अपील की। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि नेताजी के बिना भी कभी चुनाव नेताजी इसलिए मेरे जिन लोगों ने नेताजी के बाद के चुनाव चुनौती देने की कोशिश की है, अपने वोट के माध्यम से इतना भरपूर जवाब दे देना, मुंहतोड़ जवाब दे देना कि कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए। ये मेरी आप सबसे अपील है, प्रार्थना है। जो लोग 2 दिन पहले श्रद्धांजलि दे रहे थे सभी में, वो आदमी डिंपल यादव जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं घूम रहे। और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों, आप बर्दाश्त कर लोगे इन बातों को? बताओ मेरे मैनपुरी के लोगों। कौशाम्बी में गंगा नदी पर बने क्रांतिकारी दुर्गा भाभी सेतु में दरार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सेतु का स्थलीय निरीक्षण करने शहजादपुर गांव पहुंची सिराथू से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सरकार से सेतु निर्माण में धांधली की निष्पक्ष जांच की मांग की। सिराथू विधानसभा से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने समर्थकों के साथ दुर्गा भाभी सेतु का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिराथू नहीं सहेगा भ्रष्टाचार, सबूत देखिए कैसे 300 करोड़ पर मिट्टी डाली जा रही है। सिराथू की जनता 300 करोड़ का हिसाब मांगने आई है। पुल इतना धंस गया है कि मिट्टी की बोरियों से भ्रष्टाचार पे लीपापोती की जा रही है। जनता अपने पैसे की लूट का तमाशा देखने को मजबूर है। संरचना कर रहे हैं तो आज 150 साल बाद भी दुर्गा भाभी का नाम उनके निडर होने की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से जिंदा है। तो कम से कम इतना तो हम पक्का कर लें, फर्म कर लें कि जो धरोहर उनके नाम पे बनाई जा रही है वो 300 साल तक तो वैसे ही बनी रहे। लेकिन ये पुल तो महज 6 से 7 महीने में ही हिलने लग गया है। तो ऐसे में मेरे निवेदन है सरकार से कि अगर हम इस धरोहर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा भाभी जैसे क्रांतिकारी महिला का नाम इस पुल से हटा दिया जाए, अगर उनका सम्मान हम बरकरार नहीं रख सकते। सेतु निगम के अधिकारियों ने भले ये कहा हो कि यहाँ छेनी हथौड़ी से इसको तोड़ा गया है, आज आपने खुद पैदल चल के पूरे पुल का निरीक्षण किया है, क्या लगा ये छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है या कहीं भ्रष्टाचार है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है, बम छोड़ाया गया तो आतंकवादी गतिविधियां हैं। आतंकवादी की आप उसको सर्च करिए और उसको दंड दीजिए। लेकिन अगर मैंने जो पाया वो यहाँ पर कौशाम्बी में ये जो भ्रष्टाचार है, पैसे की लूट घसोट है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत खबर बरेली से है, जहां वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने यूपी में अवैध मदरसे समेत कई मुद्दों को लेकर बयान दिया और कहा कि मदरसों में टेरर फंडिंग के जरिए बच्चों को उकसा के आतंकवादी बनाया जाता है। वहीं सरकार से मांग की है कि सभी अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया जाए। इसलिए तो बिलबिला रहे थे, मैं जो आवाज उठा रही थी कि देवबंद के भी जितने मदरसे सबकी जांच हो, ये जो बिलबिला रहे थे इसलिए तो कि जांच नहीं होनी चाहिए। मिले है ना अब अवैध मदरसे, देवबंद का मदरसा भी अवैध मिला है ना, कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। क्या निश्चित रूप से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए, अन्यथा वहां सरकार कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाए।
देखिए, जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति उनकी जो जांच कर रही है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तराखंड में भी ये कार्य जारी है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जनसंख्या, क्योंकि आज जनसंख्या हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रात और दिन। ये कानून जल्दी से जल्दी आए ताकि हिंदुस्तान का भला। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां विक्रम सिंह सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से विक्रम सैनी को नियमित तौर पे जमानत मिली है और सजा पे रोक लगाए जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने सजा पे रोक लगाई तो फिर खतौली उपचुनाव रुक सकता है और जस्टिस सुमित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। अभी पक्की जमानत हुई है और अब अगला स्टेप क्या रहेगा आपको? 21 तारीख लगी है सुनवाई की। 21 तारीख के बाद होगा जो कुछ होगा। चुनाव के लिए रोकने के लिए कोई याचिका भी डाल रहे हैं? वो बाद में होगा ना, हाई कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा, किस तरह की यहाँ पे फाइट कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है, एक तरफा चुनाव। बुलंदशहर में बीएसपी नेता खानपुर नगर पंचायत से चेयरमैन मुस्तफा कमाल समेत 6 नाम दर्ज और 15 से 20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चौहान बस्ती से पड़े मटेरियल को नगरपालिका की गाड़ी से भर के ले जाने की कोशिश करने और विरोध करने पे लोगों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। और रविवार को नेपाल में चुनाव के मद्देनजर सिद्धार्थनगर जिले से लगने वाली 68 किलोमीटर की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। जिले में आवाजाही के लिए बनाए गए एसएसबी, कस्टम, पुलिस चौकियों पे स्थानीय पुलिस और एसएसबी के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। सीमा के उस पार नेपाली प्रहरी और सीमा के इस पार भारतीय क्षेत्र में एसएसबी के जवान हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि दोनों देशों में होने वाले चुनाव में दोनों तरफ की सीमाएं 72 घंटे पहले से सील कर दी जाती हैं और 72 घंटे के लिए सील हुई इस सीमा पे आवाजाही कल मतदान संपन्न हो जाने के बाद 12 बजे रात के बाद फिर से खुल जाएगी। पड़ोसी देश नेपाल में कल विधायक और सांसद के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर जो भारत नेपाल सीमा पर फोर्सेज लगे हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के ककराहवा पे। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये ककराहवा का बॉर्डर है। यहाँ पर जो एसएसबी के जवान, पुलिस के जवान वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और यहाँ पर किसी भी तरह के लोगों को यहाँ से ना तो वो नेपाल जा सकता है और नेपाल से ना तो वो भारत आ सकता है। यहाँ पर जो भारत की फोर्स है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मेरे पीछे की दूसरी तस्वीर देखिए, वो लुम्बिनी गेट है जो नेपाल को जाता है। हालांकि जब ये बंद नहीं थे तो यहाँ से भारी वाहनों का ये खुला बॉर्डर है और सिद्धार्थनगर जिले में 68 किलोमीटर की खुली सीमा है। इन पूरे सीमा को 72 घंटे पहले नेपाल चुनाव को देखते हुए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एसएसबी के जवान और जो यहाँ के प्रभारी हैं मोहाना यसो और जो यहाँ के एसएसबी के चार्ज प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार खुद स्वयं आकर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति हो उसको भारत से नेपाल जाने की एंट्री नहीं है। तो नेपाल में चुनाव को देखते हुए 72 घंटे पहले जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। अब जब वहाँ पर चुनाव हो जाएंगे उसके दूसरे दिन जो बॉर्डर हैं वो खोले जाएंगे। हालांकि जो फोर्सेज है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार यहाँ से चूँकि कई लोग जो है वो पगडंडियों का भी सहारा लेकर नेपाल में जाते हैं, तो लगातार जो पुलिस के जवान और एसएसबी के जवान हैं वो पैदल गश्त करके उन पे भी निगरानी बनाए हुए हैं। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। पड़ोसी देश 20 नवंबर को नेपाल राष्ट्र में जनरल इलेक्शन प्रस्तावित हैं। उक्त के दृष्टिगत जनपद सिद्धार्थनगर के 5 थाने लोटन, मोहाना, कपिलवस्तु, शोहरतगढ़ व ठेबरुआ जिनकी सीमाएं नेपाल राज्य से लगती हैं, वहां पुलिस व एसएसबी की ज्वाइंट टीम द्वारा चेकिंग और पेट्रोलिंग की जा रही है। बिना समुचित कारण के व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बॉर्डर पर शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है। और खबर बाराबंकी से है, जहां एक पेड़ से
लटका हुआ शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पेड़ पर शव को लटकता देख लोगों के होश फाख्ता हो गए और तुरंत लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस यहां पहुंची, आला अधिकारी यहां पे पहुंचे, आसपास के लोगों से पूछताछ की। एक युवक की ये लाश है जो साड़ी के फंदे से बताया जा रहा है कि लटकी हुई थी और अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल पाए कि युवक के साथ हुआ क्या था। उधर कहाँ जी? और अगली खबर गोंडा से है, जहां ग्राम विकास अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। चूंकि ग्राम विकास अधिकारी पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। घूसखोरी मामले में ये कार्रवाई की गई है, यानी इस ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत का आरोप था, घूसखोरी का आरोप था और उसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। चूंकि योगी सरकार पूरी तरह से ये साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां पर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वहां पे सरकार एक्शन ले रही है। और प्रतापगढ़ में टीटी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां फर्जी टीटी के प्रमाण पत्र पे प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी कर रहे 4 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया और चारों से रिकवरी की कार्रवाई जारी है। साथ ही सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जिले में प्राथमिक शिक्षा विभाग में 15,000 शिक्षक भर्ती में फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र लगा के जगह बनाने वाले 4 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी शिक्षक 2016 से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करते हुए सरकार को चूना लगा रहे थे। और आजादी के इतिहास में गुमनाम अमरगढ़ शहीद स्थल को उचित स्थान इतिहास में दिलाया जाएगा। इसके लिए 21 और 22 नवंबर को सिद्धार्थनगर जिले के अमृतगढ़ शहीद स्थल से सम्मान यात्रा निकाली जाएगी और 26, 27, 28 नवंबर को 3 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शहीद सम्मान यात्रा और अमरगढ़ महोत्सव के आयोजन के पीछे देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए सपूतों को श्रद्धांजलि देना है और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 26 नवंबर 1858 को सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के अमरगढ़ स्थल पे अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सामूहिक बलिदान की ये पहली घटना थी, जो किन्हीं कारणों से इतिहास के पन्नों में अब तक दफन रही है। और अमरगढ़ शहीद स्थल की इस वीर गाथा को बताते हुए डुमरियागंज के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह ने दावा किया कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल बजाने वाले 80 से अधिक क्रांतिकारियों को अंग्रेजों द्वारा गोलियों और तलवारों से शहीद कर दिया गया। अमरगढ़ शहीद स्थल पर 1858 में कई सौ लोगों का बलिदान इस देश के, इस जनपद, इस पूर्वांचल और प्रदेश देश के लिए गौरव का विषय है। और चूंकि वो गुमनाम था, हम लोगों को 2 वर्ष पहले जानकारी हुई। पिछले वर्ष हम महोत्सव का कार्यक्रम 3 दिन मनाए। इस बार हम अमरगढ़ के बारे में जन जन तक जानकारी हो और लोग गौरव की अनुभूति कर सके। 21-22 तारीख को हम अमरगढ़ सम्मान शहीद यात्रा करने जा रहे हैं और 26, 27, 28 को पुनः महोत्सव, विभिन्न विषयों पर गोष्ठी, उनके नाम पर बहुत बड़ा मेला और एक शाम शहीदों के नाम पर 3 दिन का कार्यक्रम। और इसीलिए आज मैं, चूँकि इस पर चर्चा करने के लिए जन जन तक अमरगढ़ के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, वो अपने पूर्वजों के बलिदान पे गौरव की अनुभूति कर सकें, इसीलिए आज का ये हमारा प्रेस वार्ता आप लोगों के बीच में है। अमरगढ़